नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही मॉडल पेपर कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन संख्या 7 देखिए। ठीक है, अभी हम छोटे वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो 7वां जो सवाल है वो है वृत्त के अंदर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के अंदर से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के अंदर, तो अभी देखिए डायग्राम बना रहा हूं मैं। वृत्त के अंदर रेखाएं खींचने की बात कर रहे हैं तो हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ये देखिए, वैसे तो ये जीवा की बात कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं और ये जरूरी नहीं है इस प्रकार की, ऐसे भी बन सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की हम अनंत रेखाएं बना सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार आता कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो स्पर्श रेखाएं भी अनंत बना सकते हैं हम कहीं भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है वृत्त, तो उस पर फिर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इस प्रकार अगर आपसे ये पूछे कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो फिर कितनी खींची जाएगी? 2 स्पर्श रेखा। और अगर आपसे ये पूछे कि एक वृत्त पर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो फिर एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। इस प्रकार के बस इतने क्वेश्चन बनते हैं। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा लग रहा है मुझे, इसमें ये लिखा हुआ आना चाहिए था कि कितनी जीवाएं खींच सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक्स अक्ष बिंदुओं, 2 बिंदु दे रखे हैं, को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें दोनों निर्देशांक की जरूरत नहीं होती है। अनुपात ज्ञात करने के लिए अगर आपको एक निर्देशांक दे रखा है तो भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी 2 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये तीसरे का 8वां है और इसमें लिखा हुआ है ए 3,-5 और दूसरा जो बिंदु है बी वो है -4,7। इन 2 बिंदुओं को मिलाने से एक लाइन बनती है और इस लाइन को, इस रेखा को x अक्ष विभाजित कर रहा है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए x अक्ष पे जो बिंदु होता है वो होता है x, 0। अब यहाँ आपको x का वैल्यू दिया हुआ है या फिर y का, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए अनुपात हम मान लेते हैं इसको m1 और अनुपात m2। अनुपात ज्ञात करने के लिए इन दोनों में से एक की जरूरत पड़ती है। अब x की वैल्यू नहीं है तो फिर वैल्यू हमारे पास y की है, तो y का फॉर्मूला यूज करेंगे, y बराबर m1 y2 और प्लस m2 y1 और बटे में आएगा m1 प्लस m2। अब y का मान अपने पास कितना है? 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। m1 तो m1 ही लिखेंगे, लेकिन y2 दूसरा बिंदु ये है, यहाँ y का मान कितना है? 7 है, तो गुणा 7 लिखेंगे। प्लस m2 है तो मैं m2 लिखूंगा, गुणा y1 है तो y1 का मान कितना है? -5 और बटे में आएगा m1 प्लस m2। अब ये जो भाग में है वो जाएगा गुणा में, तो ये गुणा करेंगे 0 से, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0। तो 7 को m1 से गुणा करने पे 7m1 आएगा, -5 को m2 से गुणा करोगे तो -5m2 आएगा, और जो नीचे लिखा हुआ है इसको 0 से गुणा करेंगे तो पूरा कितना हो गया? 0। अब m2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहां से 7m1 इस तरफ लिखा मैंने और 5m2 दूसरी तरफ। यहां से आप लोगों को ये पता होना चाहिए अनुपात का मतलब होता है m1 और बटे में आएगा m2। तो ये m2 यहाँ गुणा में है, वो भाग में आ गया, तो सामने मैं लिखूंगा 5 और ये 7 देखिए गुणा में तो कहाँ आएगा? भाग में। ठीक है, तो यहां से हम अनुपात लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 और बराबर आएगा 5 अनुपात 7। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना होगा आपको कि अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही निर्देशांक की जरूरत होती है, एक ही निर्देशांक की जरूरत होती है, एक ही निर्देशांक की जरूरत होगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ उसमें। नेक्स्ट साइड ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल ही होगा। लिख रखा है tan 67 डिग्री, क्वेश्चन संख्या 9 है। tan 67 डिग्री और भाग में होगा फिर cot 23 डिग्री। बहुत ज्यादा सिंपल है। जब आप लोगों को ये पता होना चाहिए
अगर कॉम्बिनेशन 90 का हो रहा है, 67 और 23 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो अगर मैं लिखता हूँ tan 67 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 23 और भाग में लिखूंगा मैं कोट 23 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो सिंपल बात ये है कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोट। अब यहाँ देखो 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 23, तो 23 डिग्री लिखेंगे और भाग में कितना है कोट 23। ये दोनों सेम है तो कट गए एक बार, तो आंसर एक आएगा। बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं इनके लिए, सिंपल से फॉर्मूले आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है, लिखा हुआ है 10 to a, क्वेश्चन संख्या 10 है, 10 to a और बराबर है कोट a माइनस 18, कोट a माइनस 18। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो इनको हल करने का एक तरीका है, दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर इस तरफ 10 लिखा हुआ है तो आगे भी 10 होना चाहिए, या यहाँ कोट रखोगे तो आपको इस तरफ कोट ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर tan थीटा को मैं बदलता हूँ तो tan थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस थीटा। अभी क्वेश्चन किया ना उसी प्रकार का है, कोट थीटा सॉरी tan 90 माइनस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा। तो tan की जगह मैं क्या लिखूंगा, कोट 90 और माइनस, यहाँ देखिए थीटा का मान कितना है, देखिए इसमें यहाँ थीटा है और यही थीटा यहाँ आया है, तो इसमें थीटा का मान कितना है 2a, तो यहाँ पे कितना आएगा 2a। सामने लिखा हुआ है कोट a माइनस 18। अब इन दोनों की तुलना करें, तुलना में आपको पता होना चाहिए कि जब तुलना करते हैं तो जो सेम वैल्यू होती है वो नहीं लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोट है तो यहाँ पर भी कोट है, तो इनके कोण बराबर होंगे फिर। तो यहाँ मैं लिखूंगा 90 माइनस 2a और सामने है a माइनस 18। अब यहाँ से 2a को इस तरफ भेजोगे तो ये 3a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है उस तरफ जाके प्लस का होगा, एक a वहां पहले से है तो 3a हो गया। 18 इस तरफ आएगा तो 90 और 18 माइनस का इस तरफ आके प्लस का, तो ये हो गया 108 डिग्री और 3a। 3 से ये 108 कितनी बार कटना है, 36 बार, ठीक है। तो a का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। सिंपल यही पूछा आपसे, ठीक है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इसके बाद में जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, स्टैटिक्स का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तीसरे का ही माध्यक पूछा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि वो जो अंक दिए हुए आपको, जो डिजिट दे रखे हैं वो सम है या फिर विषम है ना, उनको काउंट करके देखना है कि वो सम है या फिर विषम है। तो लिख देते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 11 लिखा हुआ है 19 15 18 14 17 16 15 15 दो बार है, बस इतना ही, ठीक है। अब पहले देखो काउंट करो है कितना, तो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। इसका मतलब ये सम संख्या है, सम है इनका नंबर। तो सबसे पहले इनको क्रम में लिखते हैं, तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है इनमें 14, फिर 14 के बाद में क्या है, 14 के बाद में 15, लेकिन वो 3 बार है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में 16 है, फिर 17 है, फिर 18 और फिर 19 है। एक बार फिर काउंट कर लो कि ये पूरे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं। अगर n का मान सम है, n का मान अगर सम है तो माध्यक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। देखिए अगर ये एबेस में आता है, मतलब ये ऑप्शनल में आता है, या फिर ये रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो आप, है ना, कि आधे इस तरफ छोड़ेंगे आधे इस तरफ, और जो बीच में होते हैं उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग करेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा लिखना होगा तो फिर पूरा तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये n छोटा लिखो चाहे बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, n/2 वहां पर, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर, और इसके भाग में आता है 2। अब यहां देखो n का मान कितना है हमारे पास, n का मान, n सम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि n का मान है कितना 8 है, n का मान कितना है 8 है। यहां 8 लिखूंगा तो 8/2 वहां पर, प्लस 8/2 प्लस 1 वहां पर, और इसके बटे में कितना आएगा 2। यहां देखो साइड में
यहाँ 8/2 का मतलब है चौथा पद, ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 4वां पद। और इसके बाद में देखिए 8/2 मतलब ये 4 है, एक और जुड़ गया इसमें, तो ये हो गया 5वां पद, 5वां पद। और इसके भाग में कितना चल रहा है 2। तो यहां से अगर काउंट करते हो तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा। चौथा कितना है 15, और प्लस 5वां पद कितना है 16। इसके भाग में कितना आएगा 2, तो ये हो गया 31/2। तो आंसर आएगा 15.5। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कब लिखना पड़ेगा? जब आपका क्वेश्चन एमसीक्यू और रिक्त स्थान नहीं आता है, पूरा लिखना पड़ेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट करेक्ट करवा देता हूं मैं, बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा सिंपल है ये। यदि किसी घटना की प्रायिकता, चलो थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आपको किसी घटना की प्रायिकता P दे रखी है तो इसकी पूर्व घटना की प्रायिकता, इसका मतलब ये होगा, हम लोगों को ये पता होना चाहिए, है ना, जैसे पता है प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की, इसको बोलते हैं ना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। और अगर मैं इसमें E पर बार लिख देता हूं, इसका मतलब है घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। इन दोनों का जो टोटल होता है वो कितना होता है 1। ये क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं, इन दोनों का टोटल कितना होता है 1। अब आप लोगों को एक घटना की प्रायिकता दे रखी है, वो P दे रखी है, तो मैं इसकी जगह घटना घटित होने की जगह मैं लिखूंगा P। फिर आपसे पूछा है कि उसके पूरक की बताओ, तो पूरक की मतलब है उसके घटित नहीं होने की, तो नहीं होने को मैं क्या लिख रहा हूं PE बार, ये वर्ग। आपसे PE बार पूछा है, ये P आप दूसरी साइड भेजोगे तो P क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल है, एक में से घटाते हैं। तो आपके एग्जाम में, मेन एग्जाम जो होगा उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए, अलग अलग खंड में आता है पेपर, तो उसमें से जो नेक्स्ट खंड आ रहा है, नेक्स्ट भाग आ रहा है, वो है शायद सेल। ठीक है, एक बार देख लेते हैं वो खंड है, बैग है क्या, चलो बैग खंड है। और अब इसमें लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, पार्ट कौन सा है? पार्ट है बैग। ठीक है, और लिखा हुआ है 510, एक संख्या दे रखी है 510 और दूसरी संख्या दे रखी है 92। ठीक है, का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल में से और लैसे के बराबर है। ठीक है, आपको पहले तो आपको इसमें HCF और LCM निकालना पड़ेगा। HCF और LCM ये दोनों निकाल रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपको इसमें चेक ये करना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर है क्या। वैसे हमें पता है होता है, लेकिन चेक करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो अब अगर इनके HCF और LCM हमें काउंट करने निकालने हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अगर मैं इसमें 2 का भाग करता हूं तो ये इसका आंसर आएगा। अगर इसमें 2 का भाग करेंगे तो 255 आएगा। फिर 255 में 3 का भाग जाता है, 255 में 3 का भाग जाता है, ऐसे कर लेना चाहिए ताकि गलत ना हो। 510 में हम 2 का भाग करेंगे, 255 आ रहा है, फिर 3 का भाग करेंगे तो 8 और 5। ठीक है, फिर 5 का भाग करेंगे तो 17 आएगा, और 17 का भाग इसमें एक बार, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 5 और 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, फैक्टर हो गए। अब इसमें 92 का करेंगे तो 92 में कितना है, 2 का भाग करेंगे तो कितना होगा 46। 46 में 2 का भाग तो फिर 23, और 23 के और टुकड़े नहीं होते हैं और गुणनखंड इसके नहीं होते। अब आपको इसका LCM और HCF निकालना है, तो HCF में आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो संख्या सेम होती है वही लिखते हैं। तो देखिए इसमें 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो 2 HCF आएगा। अब 2 के अलावा देखिए इसमें 3 है पर इसमें तो 3 नहीं है, 5 इसमें पर इसमें नहीं है, 17 इसमें पर इसमें नहीं है, 23 ऊपर नहीं है, इसका मतलब HCF इसका 2 ही होगा। अगर LCM निकालते हैं तो LCM में आप लोगों को पता होना चाहिए सेम संख्या की, LCM में सेम संख्या की, LCM में सेम संख्या की बड़ी घात लिखते हैं। तो इसमें देखिए 2 एक बार है, लेकिन इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार है, और गुणा कितना है 23। 2 बार है तो फिर आप लोगों को 2 बार लिखना पड़ेगा इसमें LCM में। 3 यहाँ है या नहीं है तो जो अलग होता है उसको लिखते हैं, तो 3 भी आएगा इसमें, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा और 23 भी आएगा। ध्यान से देखो, अगर इन सबको मैं यहां रखता हूं, A का मान हमारे पास कितना है, इसको A मान लीजिए और इसको मैं मान लेता हूं B, तो A की जगह मैं कितना लिखूंगा 510 और B की जगह मैं कितना लिखूंगा 92।
एलसीएम अभी आपने लिख रखा है, ये एलसीएम 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23, और फिर एचसीएफ कितना है 2। तो आप इन दोनों को गुणा करोगे और इन सभी को गुणा करोगे तो दोनों तरफ आंसर आपको इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको खुद करना है, गुणा करके देख लेना, दोनों तरफ सेम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। 5वें क्वेश्चन में अलजेब्रा का है 5वां क्वेश्चन। इसमें ये लिख रखा है, एक आपको बहुपद दिया हुआ है और उसे मैं px मान लेता हूं। उस बहुपद को px लिखा मैं 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 5x और माइनस 13। ये आपको एक बहुपद दे रखा है और इसमें भाग करना है, उसको हम लिखेंगे gx, ठीक है। और gx से भाग देने पर भागफल, भागफल gx हमें पता नहीं, भाग इसका करना है। फिर जो भागफल होता है उसे हम qx लिखते हैं, जो शेषफल होता है उसे हम rx लिखते हैं। तो भागफल इसमें दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है 3x प्लस 10 और जो शेषफल है वो दिया हुआ है 16x और माइनस 43। ये शेषफल दे रखा है और आपको निकालना है gx, ठीक है। एक बार फिर मैं लिख देता हूं, जिसमें भाग करते हैं उसको हम भाज्य बोलते हैं, जिसमें भाग करते हैं उसे हम भाज्य बोलते हैं, जिसका भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं। और जो आंसर आता है वो भागफल होता है और जो बचता है उसे शेषफल लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इनको मिलाने से एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनती है। वो होती किस प्रकार है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। भाज्य ये बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, इसके बराबर होना चाहिए। अगर इन सभी का मैं मान रखता हूं तो भाज्य की जगह मैं लिखूंगा 3x की पावर 3 है प्लस 4x की पावर 2 है प्लस 5x और माइनस 13। ये मैंने लिख दिया भाज्य की वैल्यू। भाजक हमें काउंट करना है तो उसकी जगह मैं लिखूंगा gx। भागफल की जगह हम लिखेंगे तो भागफल है 3x और प्लस 10 प्लस शेषफल है तो मैं प्लस लिख देता हूं। शेषफल कितना है 16x और माइनस 43, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि gx को निकालने के लिए पहले इन दो संख्याओं को इस तरफ भेजना पड़ेगा और फिर ये जो गुणा में लिखा वो कहां जाएगा, भाग में। तो यहां अब इन दोनों संख्याओं को मैं इस तरफ भेज देता हूं। तो 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 और यहाँ जो 16x है इसको मैंने इस तरफ भेज दिया तो ये 16 हो गया माइनस का, लेकिन यहाँ 5x प्लस का है तो मैंने लिख दिया। फिर माइनस 13 है तो माइनस का 13 लिखेंगे, लेकिन ये 43 इस तरफ आके 43 प्लस का हो गया और बराबर लिखेंगे फिर gx और इंटू 3x प्लस 10। यहाँ देखिए 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा 11x और यहाँ 43 में से 13 निकालेंगे तो बचेगा 30, वो भी प्लस का और बराबर मैं लिखूंगा gx। अब यहाँ देखो ये जो गुणा में लिखा हुआ है 3x प्लस 10 ये कहाँ जाएगा तो भाग में। जो गुणा में होता है वो कहाँ जाता है, भाग में जाता है। और अब 3x प्लस 10 का भाग आपको इस बहुपद में करना है। भाग में यहाँ कर रहा हूँ, देख लो 3x और प्लस 10 का भाग करना है और करना किसमें है, वो करना है 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 30, इसमें करना है। बहुत सिंपल है। भाग करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि जो चर होते हैं उनमें सबसे बड़ी घात पहले होनी चाहिए, फिर छोटी, फिर उसके बाद में और छोटी। मेरा कहने का मतलब ये घातें आपके अवरोही क्रम में होनी चाहिए और इसी प्रकार इस भाजक में होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ भाग करते समय आपको इसमें पहला पद देखना है और इसमें भी पहला ही पद देखना है। देखिए इसमें 3 है तो 3 तो हमारे पास भी इसमें है, इसमें घात 3 है लेकिन घात हमारे पास कितनी है 1। तो जितनी घात कम होगी उतना ही यहाँ गुणा करेंगे, तो x स्क्वायर से गुणा करेंगे। अब x स्क्वायर को मैं यहाँ गुणा करूंगा 3x से तो कितना आएगा 3x की पावर 3 आएगा, 3x की पावर 3। अब x स्क्वायर को 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 10x स्क्वायर। आप सभी को पता होना चाहिए इनके चिन्ह बदलते हैं क्योंकि यहाँ हम घटाव करते हैं। तो 3x की पावर 3 से 3x की पावर 3 कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है।
यहाँ माइनस का 10 है लेकिन प्लस का 4 है, तो फिर माइनस का 6x की पावर 2 बचेगा, माइनस 11x और प्लस 30। ठीक है, अगर अब देखते हैं वही सेम प्रोसेस है। अब यहाँ देखना है कि आपके पास कितना है, माइनस का 6 है, लेकिन हमारे पास 3 है। अब बताइए 3 के साथ ऐसा क्या करें कि वो माइनस का 6 बन जाए, तो फिर माइनस 2 से गुणा करना पड़ेगा, माइनस 2 से गुणा करेंगे, देखिए माइनस आ गया तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी, और 2 से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। दूसरी बात ये है कि इसमें x की पावर कितनी है 2, पर हमारे पास पावर कितनी है 1, तो एक पावर से और गुणा करना पड़ेगा, सिंपल बात है x, तो 2x से यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस 6x की पावर 2। एक बार फिर देख लो, इस संख्या को यहाँ गुणा करना है, अब ये कर दिया, माइनस 2x को यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20x, अब फिर इनके चिन्ह बदलेंगे तो प्लस के हो गए दोनों, ये कट गया, 20 प्लस का है 11 माइनस का है, तो 20 में से 11 को निकालोगे तो कितना बचेगा 9x, और प्लस कितना है 30। अब यहां देखिए 9 है, हमारे पास 9 नहीं है, अब 3 को 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से यहां गुणा करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9x। अभी आप ये सोच रहे हो कि सर x के बारे में क्यों नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ x पर एक पावर है और वो इसमें है एक पावर, तो फिर x से नहीं गुणा करना है, 3 को यहाँ गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x, और 3 को अगर मैं 10 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा 30। अब इनके चिन्ह बदलेंगे तो माइनस और माइनस, ये देखिए प्लस माइनस का तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये प्लस माइनस का तो कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 0। तो सिंपल ये देखिए भाग तो जाना ही था, है ना, क्योंकि हमें gx निकालना है, तो अब gx वो है भाग में जो उत्तर है ना वहां पे gx कितना आ जाएगा x² माइनस 2x और प्लस 3। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना आप इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 6। इसमें ये लिखा हुआ है गुणांकों को समान बनाकर विलोपन विधि से दो समीकरण दे रखे हैं, उनको हल करना है। तो क्वेश्चन संख्या 6 है और लिखा हुआ है √2x प्लस √3y और बराबर 0। ये समीकरण संख्या हम मान लेते हैं 1। फिर जो दूसरी समीकरण है वो है √3x और माइनस √2y और बराबर 0। ये समीकरण है 2। करना विलोपन विधि से है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए विलोपन विधि से जब क्वेश्चन करते हैं तो या तो आप x को एक जैसा बनाओ या फिर y को। अगर मैं x को एक जैसा बनाऊंगा तो यहाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए √3 है और इसमें √2 है। अब इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर ये मैंने 2 से गुणा किया √2 को, तो इसको हम इस प्रकार ही लिख पाएंगे क्योंकि 2 अंदर नहीं जाएगा, अंडर के अंदर नहीं जाता है। अगर ये संख्या भी अंडर में है तो ये दोनों गुणा हो जाता है। तो सिंपल बात ये हुई कि इनको हम परिमेय संख्या से गुणा करेंगे ना तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको अपरिमेय संख्या से ही गुणा करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको √6 बना दूं तो इसको भी हम √6 बना सकते हैं। कैसे? अगर इसको √6 बनाना है तो इसको √3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसे √6 बनाने के लिए इसे √2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा अभी समीकरण 1 है ना, उसे हम गुणा करेंगे अभी इससे √3 से, और मैं दूसरी समीकरण को घटाऊंगा लेकिन पहले उसको गुणा करना पड़ेगा √2 से। ठीक है, तो ध्यान देना अभी मैं यहाँ लिखूंगा √2 को गुणा कर रहे हैं हम किससे, √3 से। तो गुणा लिख देता हूं मैं, यहाँ देखना एक बार, √3 को यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा √6 और साथ में कौन है x प्लस, मैं प्लस लिखूंगा। अब इस √3 को यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, तो √3 को √3 से गुणा करने पे कितना आएगा 3 और साथ में कौन है y बराबर 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो 0 याद रखो। फिर दूसरी समीकरण को गुणा करना है √2 से, तो इसको भी √2 से गुणा करेंगे तो √6 ही आएगा। फिर बीच में माइनस है तो मैं माइनस लिखूंगा। √2 को यहां गुणा करेंगे तो √2 को √2 से गुणा करने पे कितना आएगा 4y और बराबर 0। अब बीच में देखिए माइनस है, इसका मतलब हम घटा रहे हैं, घटाते हैं तो इनके चिन्ह बदलते हैं। अब ये प्लस का तो माइनस का हो गया और माइनस है तो फिर प्लस। ठीक है,
अब ये प्लस माइनस के है, सेम संख्या है तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचेगा, 3 और 4 दोनों प्लस के हैं तो कितना हो गया 7 माइनस 6 लिखा हुआ और बराबर 0। और आगे लिखा हुआ है मूल ज्ञात कीजिए, आगे लिखा हुआ है मूल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसे गुणनखंड विधि से करने की सोचें तो आपको ये यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है -6x²। दूसरी बात ये कि इनको गुणा करने पे -6x² आ रहा है। पहले हम चेक करते हैं कि इसके मूल है या नहीं, है ना, फिर सोचेंगे। तो चेक करने के लिए तो आपको पता ही b² - 4ac हम चेक करते हैं। b का मान इसमें कितना है 2√2 है, ये b का मान आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूं ax² + bx और +c = 0, तुलना करोगे तो a का मान कितना है 1, b के सामने क्या है 2√2 और c का मान कितना -6। यहां माइनस लिखा हुआ है 4, a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है -6। तो वैसे इसका स्क्वायर भी करना है तो ये 2 का पावर 2 कितना हो गया 4 और 4 दूना 8 आएगा इसमें। और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 6 चौके 24, तो ये 32 आ रहा है ना। तो 32 देखिए 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसके मूल तो है। और मूल किस प्रकार के हैं, मूल वास्तविक है वह भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे। तो अब हमने b² - 4ac का मान निकाल लिया है, तो फिर द्विघाती जो सूत्र है उसको हम श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं, उससे करेंगे। उसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। x बराबर क्या होता है -b + -√b² - 4ac और बटे में कितना आएगा 2a। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, आप लोगों ने अगर थोड़ी सी भी ध्यान से पढ़ाई की है तो आपको यहाँ से ये पता चल सकता है कि ये क्वेश्चन है ना वो गुणनखंड विधि से नहीं होगा। ये पहले पता चल जाता है इतना लिखते ही। अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? पूर्ण वर्ग का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे अंडर रूट में लिखता हूं तो क्या बाहर एक पूर्णांक संख्या, बाहर पूर्ण संख्या आती है क्या? नहीं आती है, क्योंकि 32 का अंडर रूट होता ही नहीं है। अगर यहाँ 36 होता तो बाहर कितना आता 6। तो इस प्रकार की संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, यहाँ देखना होता है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके टुकड़े होते हैं, मतलब गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो फिर इसी विधि से कर रहा हूं -2√2। ये मैंने b का मान लिखा है, b का मान कितना है 2√2। फिर प्लस माइनस जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है b² - 4ac, इसका मान कितना है 32, तो यहाँ 32 लिखेंगे। फिर भाग में कितना है 2, a का मान कितना है 1 -2√2 प्लस माइनस और 32 को पता किस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहां अंडर रूट से बाहर क्या आएगा देखना, तो -2√2 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लिखूंगा। देखिए एक तो ये जोड़ा बन रहा है इसमें, एक ये बन रहा है, तो बाहर कितना आएगा 4, है ना। 1 2 यहां से आएगा, 1 2 यहां से, तो 4 आएगा, 4√2 और बटे में, इसके बटे में लिखो 2 और इसके बटे में लिख 2। ध्यान देना इस 2 का भाग इसमें और इसमें दोनों में करो, तो -2 का भाग यहां करूंगा तो 2 कट गया, बचा कितना √2। 2 का भाग 4 में करेंगे तो कितना बचेगा 2√2। एक बार आपको प्लस लेना और एक बार आपको माइनस लेना, सिंपल है। ध्यान रखना थोड़ा, यहाँ अंडर रूट से बाहर किस प्रकार संख्या निकलती है। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। क्वेश्चन संख्या 8 देखिए, इसमें लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 3 8 13, 3 8 और 13 और लास्ट जो संख्या लिखी हुई है इसमें वो है 253, ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। अंतिम पद से 20वां पद पीछे से निकालना, सिंपल बात ये है। देखिए अगर ये लिखा हुआ था ना कि इस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये होता है कि आपको a20 निकालना है। लेकिन अब इस बात का मतलब a20 नहीं है, क्योंकि पीछे से पद निकालना आपको, तो इसका मतलब a20 नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अंत से n वां पद, तो इसका फॉर्मूला होता है l - n - 1 × d। यहाँ l देखिए क्या है, लास्ट पद है। लास्ट पद कितना है 253
माइनस एन, एन का मान जो पूछा ना वही है, एन का मान कितना है 20 माइनस 1 और डी का मान, तो डी आप अंतर देख लीजिए, 8 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 5, तो यहाँ 253 माइनस ये देखिए 19 है, 19 को 5 से गुणा करने पे 95, इनको घटाओगे तो ध्यान से देखना, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 गए 5, ठीक है 158 आएगा। तो आज इतने ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।